अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 10 जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो आज के इस लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इट सेज दैट इज एवरी ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक, गिव एग्जांपल। ये कहता है कि क्या हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है कि नहीं, और एग्जाम्पल भी दे दें। तो दोस्तों इसका जवाब है नो, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एन ऑसिलेटरी मोशन टू बी सिंपल हार्मोनिक। यानी हर एक ऑसिलेटरी मोशन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन की हम डिफिनीशन यो करते हैं कि द टू एंड फ्रो मोशन about a fixed point is called oscillatory motion। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनीशन हम यो करते हैं कि द मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट एंड द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम डिफिनीशन यो करते हैं कि वो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टू द डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द मेन पोजीशन हो, तो उस किस्म की मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, जिसको हम मैथमेटिकली यो रिप्रेजेंट करते हैं कि ए जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब ऑसिलेटरी मोशन में ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि ये फुलफिल हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट बीट्स, इंसान का दिल जब धड़कता है यानी वो ऑसिलेटरी मोशन करता है और उस मोशन में एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, तो वो ऑसिलेटरी मोशन है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। सिमिलरली शॉक एब्जॉर्बर की जो मोशन है, यानी शॉक एब्जॉर्बर जो हम गाड़ियों में लगाते हैं, उसकी मोशन ऑसिलेटरी मोशन है लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, उसमें भी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। तो ये एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन के। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल जो है हम पढ़ चुके हैं कि सिंपल पेंडुलम जो है इट इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, या द मोशन ऑफ ए मास स्प्रिंग सिस्टम। एक स्प्रिंग है, उसके साथ हम एक मास अटैच करते हैं, उसको हम ऑसिलेट करते हैं, तो उसकी मोशन जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। दूसरी बात नोट कर ले दोस्तों कि एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑसिलेटरी बट एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट नेसेसरी ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब यह है कि हर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये ऑसिलेटरी हो सकती है लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती। यानी कि अगर पेंडुलम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, या एक मास स्प्रिंग सिस्टम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वो ऑसिलेटरी मोशन भी है। लेकिन अगर ऑसिलेटरी मोशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हो। तो ये तो हो गया कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1। अब एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 says that for a particle with simple harmonic motion, at what point of the motion does the velocity attains maximum magnitude and minimum magnitude? ये कहता है कि एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो कौन से पॉइंट्स है जिस पॉइंट्स पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो, और वो कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिनिमम हो। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिंपल पेंडुलम ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये बॉब जो है ये एक पार्टिकल है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो दोस्तों जब ये पेंडुलम यहाँ पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब ये मोशन करता है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है कि के जो है यानी काइनेटिक एनर्जी जो है दिस इज इक्वल टू हाफ m
v स्क्वायर, यानी ये v जो है ये वेलोसिटी है। जब ये पेंडुलम मेन पोजीशन की तरफ मूव करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये कि काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे इस मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो जब ये मीन पोजीशन से इस साइड पे मूव करता है तो मोशन के साथ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब यह है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है। और जब पेंडुलम यहाँ पे पहुँचता है एक्सट्रीम पोजीशन पे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है इनटू पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो इट मीन्स कि वेलोसिटी ज़ीरो है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे v की जो मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम है, यानी कि ज़ीरो है। और यहाँ पे मेन पोजीशन पे v की मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे v मिनिमम और मेन पोजीशन पे v मैक्सिमम हो जाती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं एक्सप्लेन कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। Question number 3 says that is the restoring force of a mass attached to spring in simple harmonic motion ever zero? If so, where? यह कहता है कि अगर मास अटैच स्प्रिंग सिस्टम है और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कर रहा है तो क्या इस सिचुएशन में रिस्टोरिंग फोर्स कभी ज़ीरो हो सकती है कि नहीं? अगर हो सकती है तो कहाँ पे? तो दोस्तों इसका आंसर है यस, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू हुक लॉ एफ जो है दिस इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। इस इक्वेशन के मुताबिक के जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो के जो है ये तो कांस्टेंट है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है यानी एफ जो है इट डिपेंड्स ऑन एक्स। अगर एक्स ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़ीरो है। तो अगर हम यहाँ पे इस सिस्टम को देखें, ये एक स्प्रिंग है जिसके साथ मास अटैच किया गया है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहाँ से लेकर इस मीन पोजीशन से लेकर इस एक्सट्रीम पोजीशन के डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी एक्स। तो मैं सपोज करता हूँ कि स्टार्ट में ऑब्जेक्ट इस एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो जैसे जैसे ये मेन पोजीशन की तरफ आता है तो इस x की वैल्यू कम होती जाती है। तो जब ये यहाँ पोजीशन पे पहुँचता है तो x की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो मेन पोजीशन पे x की वैल्यू ज़ीरो है। तो जब x की वैल्यू ज़ीरो है तो f भी ज़ीरो है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो हो सकती है और वो पॉइंट जो है वो मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होती है, वो इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी कि एफ जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर एक्स ज़ीरो है तो एफ जो है वो भी ज़ीरो है। एफ जो है इट शोज द रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 says that if we shorten the string of a pendulum to half its original length, what is the effect on its time period and frequency? ये कहता है कि अगर एक पेंडुलम है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दिखाया गया ये एक पेंडुलम है, अगर इसकी लेंथ मैं कम कर दूँ, लेट सपोज पहले इसकी लेंथ L है और बाद में मैंने इसकी लेंथ हाफ कर दिया है, L/2 कर दिया है, तो क्या इस सिचुएशन में जब हम इसकी लेंथ को कम करते हैं तो उसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? तो इसका आंसर है कि यस, टाइम पीरियड भी इफेक्ट होगा और फ्रीक्वेंसी भी इफेक्ट होगी। पहले मैं दिखाता हूँ कि कैसे टाइम पीरियड इफेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों हमें पता है कि टाइम पीरियड के लिए जो इक्वेशन है t जो है दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, यानी यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है
कि टी जो है इट डिपेंड्स ऑन एल। अगर एल को हम इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो उसी हिसाब से ये टाइम पीरियड जो है ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे मैं इस एल की वैल्यू लगा लेता हूँ L/τ। तो मैं देखता हूँ कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/τ डिवाइडेड बाई G। तो इसको मैं लिखता हूँ कि दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाई G। अब मैं यहाँ पे ये 2 जो है अंडर रूट के अंदर है, इसको मैं अलग लिखता हूँ। तो इसको मैं लिखता हूँ कि T जो है दिस इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2, यानी ये 2 जो है ये मैंने अलग लिख दिया है 1 ओवर अंडर रूट 2। और बाकी टर्म्स जो है मैं लिखता हूँ कि 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है 2 पाई L ओवर G जो है ये इस इक्वेशन के मुताबिक T के बराबर है। तो लिहाजा मैं लिख सकता हूँ कि T जो है दिस इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 इंटू T, यह इसको मैं लिख सकता हूँ कि T डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। तो इसका मतलब यह है कि जब हम लेंथ को कम करते हैं यानी हाफ करते हैं तो टाइम पीरियड जो है इट डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 1 ओवर अंडर रूट 2। तो ये तो हो गया टाइम पीरियड। अब मैं देखता हूँ कि क्या फ्रीक्वेंसी जो है वो इफेक्ट होती है कि नहीं। तो दोस्तों हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन जो है यानी एफ जो है दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट G ओवर L। तो यहाँ पे मैं L की वैल्यू लगाता हूँ L/τ। तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट G डिवाइडेड बाई L/τ। तो ये हो जाएगा। अब मैं इसको लिखता हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट 2G डिवाइडेड बाई L। यहाँ पे ये 2 जो है ये ऊपर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो वी विल गेट 2G डिवाइडेड बाई L। अब यहाँ पे मैं ये अंडर रूट के अंदर जो 2 है इसको मैं अलग लिखता हूँ। तो दिस विल बिकम इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट G ओवर L। तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर जो है 1 ओवर 2 पाई G ओवर L जो है ये इक्वल है F के। तो लिहाजा मैं लिख सकता हूँ कि F जो है इसको अगर मैं नाम दे दूँ कि ये F डैश है तो ये F डैश हो गया। तो दिस विल बिकम इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू F, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो इस F के बराबर है। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है बाई फैक्टर अंडर रूट 2। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जब हम पेंडुलम की लेंथ को हाफ कर देते हैं तो उसके साथ टाइम पीरियड जो है वो डिक्रीज होता है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। अब मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 says that a thin rope hangs from a dark high tower so that its upper end is not visible. How can the length of rope be determined? ये कहता है कि लेट्स सपोज एक टावर है, एक बिल्डिंग है और ऐसा बिल्डिंग है जिसका टॉप जो है वो हमें नज़र नहीं आता, वहाँ पे अंधेरा है और उसके टॉप से एक रोप, एक रस्सी जो है वो हैंग की गई है, जिसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक टावर है और हम सपोज करते हैं कि इस टावर का जो अपर टॉप है ये हमें नज़र नहीं आ रहा है और ये एक रोप है यानी एक रस्सी है जो यहाँ पे हैंग की गई है। तो फिर इस सिचुएशन में हम इस रोप की, इस रस्सी की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर यहाँ पे ये टॉप जो है हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर इस सिचुएशन में हम इस रोप की लेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए प्रोसीजर ये है दोस्तों कि हम इस रोप के लोअर एंड जो है यानी ये यहाँ पे एक पत्थर, एक स्टोन जो है वो बांध लेते हैं और फिर इसको हम ऑसिलेट कराते हैं क्योंकि इट विल बिकम ए सिंपल पेंडुलम। तो जब हम इसको ऑसिलेट कराएंगे तो उसका टाइम पीरियड हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग स्टॉप वॉच।
तो जब हमें टाइम पीरियड का पता चल जाए तो हम आसानी के साथ इस रोप की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड। और इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड जो है इट इज़ इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। इस इक्वेशन के थ्रू हम एल को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें टी का पता हो, क्योंकि बाकी टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है। तो मैं फाइंड आउट करता हूँ इस इक्वेशन के थ्रू एल को। तो उसके लिए मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर लेता हूँ। तो वी विल गेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और अंडर रूट का जो मैं स्क्वायर लूँगा तो हमारे पास रह जाएगा एल ओवर जी रह जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ कि टी स्क्वायर जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल। अब चूंकि मैंने एल को फाइंड आउट करना है तो मैं दोनों साइड्स को 4 पाई पे डिवाइड करता हूँ। तो ये 4 पाई हो जाएगा और इस साइड पे 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं तो ये और ये कैंसल, तो हमारे पास रह जाएगा एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम एल को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें टाइम पीरियड का पता हो। इसका टाइम पीरियड हम स्टॉप वॉच के थ्रू फाइंड आउट करा सकते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि इसकी टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड है, तो एल की वैल्यू कितनी होगी? तो दिस विल बिकम इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट किया वो 2 सेकंड्स है, और जी की वैल्यू हमें पता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और 4 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 स्क्वायर है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 9.85। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 32.2 और नीचे आ जाएगा 32.4। तो इसको हम जब आपस में डिवाइड करेंगे तो तकरीबन हमारे पास एल की वैल्यू जो है वो 1 मीटर आ जाएगी। यानी 1 मीटर से थोड़ा कम है, 0.99 मीटर, लेकिन हम कह सकते हैं कि एल की वैल्यू जो है वो 1 मीटर है। तो इस तरह जो है हम इस रूप की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के आंसर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। थैंक यू।